नौजवान दोस्तों और हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारी वार्ता का विषय है महान सामाजिक क्रांतिकारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रबल सामाजिक क्रांतिकारी थे, प्रख्यात अर्थशास्त्री थे और सबसे बढ़कर वो सशक्त देशभक्त और राजनेता थे। भीमराव अंबेडकर जी भारतीय जनतंत्र का आधार स्तंभ कहे जाने वाले भारतीय संविधान के रचयिता भी कहे जाते हैं। आमतौर पर अंबेडकर को हम आम लोग, जिसमें हम भी शामिल हैं, भारतीय दलितों का लीडर करार दे देते हैं। लेकिन अगर उनकी तमाम जिंदगी, उनकी तमाम कार्यकलापों पर हम विहंगम दृष्टि डालें तो एकदम बात स्पष्ट हो जाती है कि वस्तुतः वे एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण, एक अत्यंत प्रतिभा संपन्न, एक विलक्षण सामाजिक क्रांतिकारी है। विलक्षण सामाजिक क्रांतिकारी 1947 में जब आज़ादी हासिल हुई हमें, तो उस वक्त महात्मा गांधी ने ही रिकमेंड किया था, उनकी अनुशंसा की थी और उन्हीं का मशवरा था पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि उनको पहले मंत्रिमंडल में कानून और न्याय मंत्री पद प्रदान किया जाए। महात्मा गांधी, जिनको उनका राइवल कहा जाता है, ख़ासतौर से कहा जाता है आमतौर पर कि महात्मा गांधी और उनमें बड़ी जो है बहुत ज़्यादा तकरार रही दलित प्रश्नों को लेकर। और महात्मा गांधी और राष्ट्रीय कांग्रेस की पहल ही थी जिसके समर्थन से डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। और 1948 में महात्मा गांधी के पश्चात अगर किसी शख्स को सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली, सबसे ज़्यादा तेजस्वी शख्सियत करार दिया जाता है तो वो डॉक्टर अंबेडकर हैं। इस पर ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है कि वॉज द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन एवर प्रोड्यूस इन द पर्टिकुलरली इन द 20th सेंचुरी। डॉक्टर अंबेडकर ने करोड़ों दलितों, उत्पीड़ितों, शोषितों, वंचितों को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जीवन भर जंग की, जीवन भर संघर्ष किया। सब जानते हैं कि दलित प्रश्न पर महात्मा गांधी के और उनके बीच बहुत ही तीखे मतभेद रहे। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन लिखने वाले धनंजय कीर ने अपनी किताब लाइफ एंड द मिशन ऑफ डॉक्टर अंबेडकर में ये लिखा है कि सैद्धांतिक तौर पर गांधी सनातन धर्म को बाकायदा स्वीकार करते थे और उसके वर्ण व्यवस्था को भी स्वीकार करते थे, जबकि अंबेडकर ऊंच नीच पर आधारित हिंदू जाति व्यवस्था को, सनातन जाति व्यवस्था को, बल्कि हम ये कहें गांधी इसको वर्ण व्यवस्था को सनातन वर्ण व्यवस्था कहते थे, उसको समूल नष्ट कर देने के पक्ष में थे। इसलिए उन्होंने एक सबसे शानदार किताब लिखी जो सबसे चर्चित किताब है उनकी ज़िंदगी की, वो है एनिहिलिएशन ऑफ द कास्ट। ये इस विषय पर लिखी गई शायद सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करने के सवाल पर डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी मांग पेश की तो महात्मा गांधी ने पूना में यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए कि मैं सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बनने दूंगा। और बाद में इसको पूना पैक्ट के तौर पे भी जाना गया, जब मदन मोहन मालवीय ने इनिशिएटिव लिया, पहल की कि इन दो बड़े लीडर्स के बीच में टसल नहीं होनी चाहिए जंग आज़ादी में, तो एक पूना पैक्ट हुआ जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने ये अपनी मांग वापस ले ली कि मुसलमानों की तरह दलितों को भी एक सेपरेट इलेक्टोरल पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाए। तो ये दोनों के बीच एक समझौता हुआ। तो अंबेडकर का कहना था कि कांग्रेस ने उतनी तवज्जो नहीं दी है अछूतोद्धार पर, दलित प्रॉब्लम पर, जितनी उसे देनी चाहिए थी। अछूत जो है उस वक्त भी करीब 30% हिस्सा थे हिंदू आबादी का। और अंबेडकर का कहना था कि कांग्रेस की सदस्यता के लिए जो अनिवार्य शर्त गांधी ने बनाई वो थी खादी पहनना और चरखा चलाना। ये प्राइमरी वो था शर्त। अगर इसके स्थान पर गांधी ने ये कहा होता, ये एक जो गांधी का जो रचनात्मक कार्य है उसका हिस्सा था, गांधी का प्रचार, गांधी का खादी का प्रसार, तो ये महात्मा गांधी का प्राइमरी एक विज़न था। इसी तरह चौथोद्धार में उनका प्राइमरी विज़न था। उन्होंने कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस मूवमेंट में इसको लाए, तो उन्होंने कहा अगर कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण करने के लिए अछूतोद्धार को अनिवार्य शर्त बनाया जाता
कि कोई भी सदस्य जब भी बनेगा थोड़ा बहुत काम अछूतों के लिए, अस्पृश्य जो थे उस समय हिंदू जाति के अंदर, जिनके लिए अम्बेडकर लड़ रहे थे, उनके लिए अगर वो प्राथमिकता देते तो ये एक मेजर मेजर काम होता कांग्रेस की तरफ से। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि सवर्ण समाज तो केवल ब्रिटिश गुलामी को भुगत रहा था, जो हिंदू सवर्ण समाज था वो केवल ब्रिटिश गुलामी को भुगत रहा था, लेकिन दलित वर्ग तो दोहरी गुलामी को भुगत रहा था। एक गुलामी तो ब्रिटिश एम्पायर की थी जो सारा देश भुगत रहा था, दूसरी सवर्ण वर्ग की भी एक गुलामी थी जो सदियों से जो है वो एक जो है जो जिनको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं या जिनको हम उस समय अछूत भी कहा जाता था, जो अनटचेबल्स थे, उन वो भुगत रहे हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी के बीच एक समानता भी विद्यमान है। जहाँ इतना विरोध है गांधी और दो महापुरुषों के बीच में, ये दोनों ही युग पुरुष हैं जिन्होंने हिस्ट्री पर बहुत बहुत प्रभाव डाला है, भारत के इतिहास पर। तो हम ये विद्यार्थियों के लिए ये जो वीडियो बना रहे हैं बहुत ही एक विशेष ज़िंदगी, एक क्रांतिकारी ज़िंदगी, एक सामाजिक जो रिवोल्यूशनरी थे जिन्होंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री पर डाला, उनके विषय में बना रहे हैं और बहुत ही संक्षेप में बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये बड़ा वीडियो नहीं होगा। हालांकि अम्बेडकर पर बात करने के लिए तो घंटों हम बात कर सकते हैं, कई दिन बात हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में हम बाहर एक आउटलाइन समझिए उनके लाइफ की और उनकी आइडियोलॉजी की दे रहे हैं इसमें हम। तो ये दोनों ही जो युग पुरुष हैं, ये हिंसात्मक तौर तरीकों से भारतीय समाज को मूलतः परिवर्तित करना चाहते थे, दोनों ही। लेकिन दोनों महापुरुषों के और जीवन पर्यंत समाज के सबसे वंचित, शोषित, जिसे कहते हैं लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी, इसके आर्थिक शोषण और सामाजिक उत्पीड़न और दुख दर्द से इनका दोनों का ही बहुत गहरा सरोकार बना रहा, विशेष सरोकार रहा। लेकिन उन दोनों की टैक्टिक्स अलग हैं, दोनों की रणनीति अलग है, दोनों कार्य करने का तरीका एकदम गलत, एकदम अलग है। तो लक्ष्य में एक रूपता जरूर दिखती है दोनों के, लेकिन इस क्रांतिकारी लक्ष्य को, ये तो समाज को एकदम बदलने वाला लक्ष्य है। एकदम समता है, सामाजिक समता है, आर्थिक समता है इस समाज में, ये तो बहुत क्रांतिकारी लक्ष्य है। लेकिन इसको हासिल करने की जो रणनीति है दोनों की, वो एकदम अलग है। इसलिए एक मौलिक मुठभेद भी दोनों के अंदर कायम है। तो जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर को, बाबा साहब उन्हें कहते थे, बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत सम्मान के साथ कहा जाता है डॉक्टर अम्बेडकर को, एक अत्यंत प्रखर देशभक्त और तेजस्वी क्रांतिकारी समाज सुधारक तो है ही, लेकिन भारत की राजनीतिक एकता को मूर्त रूप देने के लिए, आज़ादी के बाद की हम बात कर रहे हैं, आफ्टर 1947, जैसा शानदार कार्य सरदार पटेल ने किया फॉर द पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ दिस कंट्री, बिल्कुल उसी कोटि का कार्य आप देखिए सोशल यूनिटी के लिए अगर किसी आदमी ने किया है तो वो डॉक्टर अम्बेडकर है। यू कैन कंपेयर एज वी हैव कंपेयर्ड महात्मा गांधी एंड डॉक्टर अम्बेडकर, पटेल ऑल्सो बी कंपेयर्ड विद डॉक्टर अम्बेडकर। दोनों ने अथक कार्य किया। एक पॉलिटिकल यूनिटी के लिए काम कर रहा है, जिसने इतनी सारी रियासतों को एक करके एक ऐसा हिंदुस्तान बनाया जो आज बहुत शक्तिशाली हिंदुस्तान है, और डॉक्टर अम्बेडकर ने सोशल यूनिटी के लिए काम किया। उन्होंने कहा, बहुत ही तेजस्वी शब्दों में उन्होंने कहा, दैट वी इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, ये अम्बेडकर के शब्द हैं, दैट वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, पहले सबसे पहले हम भारतीय हैं और अंत में भी हम सबसे पहले भारतीय हैं। तो ये भारतीयता की जो पहचान है, ये उन्होंने एक सामाजिक पहचान जो हमारी, एक राष्ट्रीय पहचान जो है जिसको उसकी उन्होंने बात की। अपनी चेतना के उदय से लेकर अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल तक इंसान और इंसानों के मध्य, भारत और भारतवासियों के मध्य मोहब्बत, भाईचारा, प्रेम का सूत्रपात करने के लिए और इंसानियत से परिपूर्ण समानता, आर्थिक और सामाजिक समानता की लहर प्रभावित करने के लिए जिंदगी भर अम्बेडकर जुटे रहे, दिन रात। ना अपने स्वास्थ्य की परवाह की, ना अपनी ज़िंदगी की परवाह की, ना अपने कैरियर की परवाह की, ना अपने सुख की परवाह की, किसी बात की परवाह नहीं करते। अगर आप पूरा उनकी लाइफ को पूरा स्टडी करें तो जनतंत्र की स्थापना जैसे ही फ्रांस में दी गई थी, सबसे पहले फर्स्ट जो डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन हुआ मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, आप जानते हैं, वो राजाशाही के विरुद्ध एक बगावत थी फ्रांस में, जिसने 3 नारे दिए थे, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ये ही उनके जीवन का मूल मंत्र था। ही वॉज हाईली इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच हैपेंड इन 1789। तो ये जो था, उन्होंने एक बात और कही, धर्म के बारे में भी उन्होंने एक बात कही। ये तो पॉलिटिकल बात है, रिवोल्यूशन की बात है, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन की, कि आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। मैं ऐसे ही धर्म को पसंद करूंगा
जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो, भाईचारे का पैगाम हो। मैं ऐसे धर्म को पसंद नहीं करूँगा जो इंसानों के बीच मतभेद करता हो, भेदभाव करता हो, ऊंच और नीच का भाव पैदा करता हो, जैसा कि उस वक्त का हिंदू धर्म रहा, ऐसा ही था वो। तो सामाजिक आर्थिक समानता उनके लिए एकदम पर्यायवाची शब्द रहे। मानवता, धर्म, सामाजिक और आर्थिक समानता, ये जो चारों शब्द हैं वो धर्म को इससे अलग नहीं करते थे। उनके लिए धर्म का मतलब था सामाजिक आर्थिक समानता और इंसानियत। जिसमें इंसानियत नहीं है वो काहे का धर्म है? वो कोई धर्म नहीं है। बाबा साहब के अनुसार समाज में जातिवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के तहत मताधिकार जो दिया गया है वो बेसिकली उत्पीड़कों में से एक को चुनने का अधिकार है। अगर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं है, अगर सोशल डेमोक्रेसी नहीं है, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैरीज नो मीनिंग फॉर डॉक्टर अम्बेडकर। ये तीनों ही जरूरी हैं जनतंत्र को सफल करने के लिए। आवश्यकता ऐसे समाज की संरचना करने की है जिसके अंतर्गत शोषक और शोषितों, उत्पीड़क और उत्पीड़ित, गरीब और अमीर के बीच का फर्क खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। कोई फर्क नहीं रहेगा। शोषणकर्ता समाप्त हो जाएंगे, उत्पीड़क समाप्त हो जाएंगे, अमीर और गरीब के बीच जो घाई इतनी बड़ी बन चुकी है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ऐसे ममतामयी और समतामयी समाज में प्रजातंत्र अपने वास्तविक रंग रूप में प्रकट होगा, उनका कहना था। ये जो प्रजातंत्र दिख रहा है ये वास्तविक प्रजातंत्र नहीं है जो आज हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं, जिसकी कल्पना डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी संविधान के अंदर, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी की। आज तो देखिए ना, सारी दौलत कुछ चंद घरानों के पास है। अभी भी आधे से अधिक लोग हिंदुस्तान के गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं, बिलो द लाइन ऑफ पॉवर्टी। तो और सबसे बड़ी और जो बड़ी बात उन्होंने कही, जो बहुत कम लोगों ने कही है हिंदुस्तान में, पॉलिटिकल लीडर्स ने या सोशल लीडर्स ने भी, कि डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यक्ति को ही समाज की वास्तविक इकाई माना था। व्यक्ति, इंडिविजुअल, धर्म और किसी धर्म, मजहब, जाति को समाज की इकाई तस्लीम नहीं किया था। बेसिक जो इकाई है, जो मूल इकाई है, वो व्यक्ति है। वो धर्म भी नहीं है, वो जात भी नहीं है। उन्होंने, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध जो है वो कोट है, बहुत प्रसिद्ध उनकी उक्ति है कि सागर में मिलकर एक बूंद खो जाती है। एक बूंद आप डाल दीजिए महासागर में, किंतु इसके विपरीत इंसान जिस समाज में रहता है वो सिर्फ समाज के विकास के लिए जन्म नहीं लेता। सिर्फ कोई कहे कि उसने सिर्फ समाज के विकास के लिए जन्म लिया, बल्कि वो स्वयं के विकास के लिए भी पैदा हुआ है। अर्थशास्त्र के साथ इतिहास का गहन अध्ययन उन्होंने किया। सब जानते हैं वो डीएससी थे, इकोनॉमिक्स में उन्होंने डीएससी किया था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो डीलिट के बराबर माना जाता है। पीएचडी तो उनको अवार्ड हो गई थी, और उसके बाद उनको एक तरह से डीलिट भी अवार्ड हुई, इसको डीलिट कहा जाता है। वहाँ पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उसको डीएससी की उपाधि कहा जाता है। उन्होंने कहा, दे कैनॉट मेक हिस्ट्री हु फॉरगेट इट। इतिहास पर भी उन्होंने उतना जोर दिया जितना अर्थशास्त्र पर दिया है। वो बड़े अर्थशास्त्री थे, लेकिन एक राजनेता के रूप में उन्होंने इतिहास को भी उतना ही महत्व दिया जितना अर्थशास्त्र को दिया था। तो इसका स्पष्ट मतलब है कि जो लोग इतिहास भूल जाते हैं, जो अपना इतिहास भूल जाती हैं जो कौमें, वो इतिहास का निर्माण नहीं कर सकती, वो कोई मुस्तकबिल में इतिहास नहीं बना सकती। इसलिए बेहद ज़रूरी है इतिहास को जानना। इसलिए उन्होंने गहरा अध्ययन किया उन्होंने इतिहास का। तो राष्ट्रवाद की जो उनकी अवधारणा है, कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, उसमें किसी तरह का पैरोकेलिज्म नहीं है, कोई संकीर्णता नहीं है, कोई संकीर्णता नहीं। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो का प्रबल उद्घोष किया, सभी जानते हैं। यही तीन उनके मेन स्लोगन थे, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। तो आर्थिक दास्ता के खिलाफ उन्होंने जोरदार जंग जारी रखने की जो है पैरोकारी की है। डॉक्टर साहब का नाम लेकर बहुत सारे जातिवादी संकीर्ण लोग डॉक्टर अंबेडकर का चित्र लगाकर राजनीति कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे लोग जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, दलित राजनीति के नाम पे, अंबेडकर की राजनीति के नाम पे। लेकिन वो सच में देखिए बहुत गहराई से आप अगर आप विश्लेषण करेंगे तो विचारों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। क्योंकि जो महान दलित राजनीति को संकीर्ण जातिवाद में उलझाने पर आमादा हैं, उनका डंबा डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ एक जो है एक मूर्ति पूजा कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगा ली और उनके विचारों के साथ विश्वासघात करो, मूर्ति को सलाम करो और विचारों का हनन करो। तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक जगह लिखा है, जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो पढ़ लिख गया है,
यदि वह अपने समाज को अंधविश्वास और अज्ञानता के दलदल से निकालने का ज़बरदस्त कोशिश नहीं करता है, तो उसके शिक्षित होने का फ़ायदा क्या है? अगर वो खुदगर्ज है, अगर उसका कंसर्न सोसाइटी नहीं है, अगर समाज उत्थान उसका कंसर्न है, सरोकार नहीं है, तो काहे का पढ़ा लिखा है वो? तो 14 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था 1891 में, 14 अप्रैल को। मध्य प्रदेश का एक नगर है इंदौर, उसके पास एक उन दिनों ब्रिटिश रूल की बात है ये, मऊ मऊ कैंट नाम का एक छोटा सा इलाका था, जहाँ पर एक सूबेदार मेजर रामजी मालोजी सकपाल उनके पिता का नाम था, जो सूबेदार मेजर थे ब्रिटिश फौज में, ब्रिटिश आर्मी में, और उनकी माँ थी भीमाबाई। ये 14वीं संतान थे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे मर गए थे। सूबेदार सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल के जो उनके पिता थे, उनकी जो माँ थी, चार बच्चे सिर्फ बच्चे थे, उनमें सबसे छोटे ये अम्बेडकर ही थे। और फादर जो थे वो, जैसे मैंने बताया, ब्रिटिश फौज में थे। उनके जन्म के 4 वर्ष बाद ही रिटायर हो गए। 1894 में वो छोड़कर जो है कैंट, मऊ कैंट आ गए, अपने गांव रत्नागिरी के अंदर उनका एक गांव था, जो कि समझिए कि वो महाराष्ट्र के थे, मराठी थे, मूलतः मराठी थे। तो वहाँ पर आगे अम्बावडे गांव था इनका, अम्बावडे गांव। तो अम्बावडे से ही अम्बेडकर बना अंत में। अम्बावडे जो गांव है उससे अम्बेडकर नाम का उदय हुआ। डॉक्टर की माँ जो थी डॉक्टर अम्बेडकर की, वो उनको भीमा कह के बुलाती थी बचपन में, यहीं से उनका नाम भीमराव पड़ा बाद में। तो माँ की मौत बचपन में ही हो गई थी, छोटे से थे जब ये। उनका परिवार मराठी, तो इनका जो इलाका था वो मंडनगढ़ कहलाता था। रत्नागिरी का मंडनगढ़ ताल्लुक था, वहाँ जैसे ताल्लुक कहते हैं, तहसील को ताल्लुक, हमारे तहसील कहते हैं। अम्बावडे गांव के से जो मैंने बताया, तो वो हिंदू मार जाते पैदा हुए थे, जो उस समय अनटचेबल थी, अछूत जाति थी। जो मैंने बताया सबसे नीचे तबके के जो लोग थे, उनमें उनका जन्म हुआ उस समय आज जाति के हिसाब से, कथित जो नीचा तबका था, छोटा तबका जिसे हम कहते थे। तो उनकी जाति के साथ बहुत गहरा भेदभाव किया जाता है, आज भी किया जाता है बहुत सारी जगह। आप जानते हैं हिंदुस्तान में आज भी जातिवाद समाप्त नहीं हुआ है। छुआछात पूरी तरह ही हम लोग पूरी तरह ख़त्म नहीं कर पाए हैं दुर्भाग्य से देश में 75 वर्ष बाद भी। वैसा ही उस समय समाज और बहुत ज़्यादा ख़राब था। अब तो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, गांधी ने भी किया, अम्बेडकर ने भी किया, बड़ा सशक्त दलित आंदोलन अब तो बन चुका है। तो ऐसा अस्पृश्य परिवार था, बहुत तकलीफ़ों में उनकी ज़िंदगी गुजरी। गांव का एक प्राइमरी स्कूल था, उसमें उनको दाखिल करा दिया, लेकिन उनको घर से और उनके भाई को बोरा लेके जाना पड़ता था। उनका बड़ा भाई था ना, वो भी उसको दाखिल कराया उनके गांव में। लेकिन 2 साल बाद ही वो, उसके पिता ने सतारा में चले गए, उस सतारा ज़िले में चले गए। उन्होंने रत्नागिरी और अपना जो है गांव छोड़ दिया। और लेकिन वहाँ हाल ये था, प्राइमरी स्कूल से उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ उठानी पड़ी। उनको घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता था, स्कूल का चपरासी आता था वो पिलाता था। तो जैसा कि होता था उन दिनों व्यवहार विद्यार्थियों के साथ, जो अस्पृश्य जाति के विद्यार्थी थे, वैसे ही उनके साथ हुआ। तो उनके एक पिता तो बड़े आदमी थे, अगर गांव के हिसाब से थे, या ब्रिटिश फौज के एक अफसर थे। लेकिन उनके एक अध्यापक ही थे जिनका नाम कृष्ण केवश अम्बेडकर था। इन्होंने इनका नाम अम्बेडकर दिया, इनको नाम ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताते हैं इतिहासकार के। उनको जो नाम अम्बेडकर मिला वो उनके गांव के नाम से मिला। वो खुद अम्बेडकर अपने नाम के आगे लगाते थे, और उन्होंने ही भीमराव सकपाल को बना दिया भीमराव अम्बेडकर। सकपाल थे ना, जैसे मैंने बताया, इनकी जो जाति, जो ये जातीय नाम लगाते थे, सकपाल था इनके पिता के साथ जो लगा हुआ था। तो उन्होंने सकपाल को हटा दिया और अम्बेडकर लगा दिया। इसके बाद सतारा में ये प्राइमरी जो स्कूल था वहाँ का, वहाँ पर भर्ती हुआ एलिमेंट्री स्कूल था उस समय, अब तो उसका कुछ और नाम हो गया है। लेकिन वहाँ वो 4 वर्ष रहे। इसके बाद वो एल्फिंस्टन कॉलेज हाई स्कूल में चले गए। सब जानते हैं बहुत मेधावी थे, वहाँ उनको फर्स्ट क्लास मिली डिस्टिंक्शन के साथ। इसके बाद एल्फिंस्टन कॉलेज में भर्ती हुए और ग्रेजुएशन भी बहुत ही हायर डिस्टिंक्शन के साथ पास किया, ग्रेजुएशन किया। और ये देखिए कि जो सैयाजी गायकवाड़ थे, बड़ौदा महाराजा, उन्होंने एक स्कॉलरशिप दिया हुआ, एक स्कॉलरशिप देते थे गरीब विद्यार्थियों को जो इनकी तरह के विद्यार्थी थे। और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए, 3 वर्ष का स्कॉलरशिप था।
3 वर्ष के स्कॉलरशिप पे चले गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और वहाँ से इन्होंने रिमार्केबली समझिए कि एमएससी किया इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में किया। इकोनॉमिक्स इनका प्रिय सब्जेक्ट था, और सब्जेक्ट भी उन्होंने पढ़े वहाँ पर, लेकिन मेन जो सब्जेक्ट था, 3 साल बाद ये लौट आए। इन्होंने एमफिल भी कर लिया एमएससी के बाद। तो वहाँ पर एक शर्त थी जब स्कॉलरशिप देने से पहले कि जो जाएगा स्कॉलरशिप से वो महाराजा गायकवाड़ की ब्यूरोक्रेसी में नौकरी करेगा, उनको सेवाएं देगा। तो महाराजा गायकवाड़ के यहाँ इनको एक सेक्रेटरी का पद मिल गया, बहुत बड़ा पद था डिफेंस सेक्रेटरी का, वो स्टेट थी। आज जैसे समझिए प्रोफेशनल सिविल सर्विस का कोई पद बड़ा मिल जाए किसी को, तो उस तरह का पद इन्होंने मिला। लेकिन उनको वहाँ भी बहुत छुआछात का और बहुत ही दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, अपमानजनक रूप से। जो इनके अधीनस्थ लोग थे वो भी इनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते थे। इनको घर नहीं मिला रहने के लिए, एक बार मिल भी गया तो बहुत सारे सवर्ण लोग इकट्ठा हो गए हथियार लेकर कि एक जो है अछूत को आपने, एक अस्पृश्य व्यक्ति को आपने कैसे घर दे दिया। भूल गए कि आदमी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमएससी या हाईली क्वालिफाइड पर्सन है और स्टेट का डिफेंस सेक्रेटरी है। अब आप अंदाजा लगाइए उस समय के समाज का क्या हालत होगी समाज की, जिसको बदलने के लिए अम्बेडकर ने बाद में संकल्प लिया और बदल के दिखा दिया। समझिए अब आप, बदल के दिखा दिया। तो इस तरह जीवन पर्यंत उन्होंने काम किया, और उनको कुछ शौक भी थे। आप ये देखिए कि अम्बेडकर की जो खूबी है वो बहुत सारी हैं कि उनको बचपन से खाना बनाने का शौक लग गया, क्योंकि जिस ताई ने उन्हें पाला, माँ तो मैंने बताया बचपन में मर गई थी, वो बीमार हो जाती थी बहुत बार, तो खाना बनाते थे। और ये खाना बनाने का शौक उनका जीवन पर्यंत रहा। जब वो देश के समझिए कि वो गवर्नर काउंसिल के मेंबर भी थे, और जब वो सांसद भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, तब भी वो खाना बहुत शौक से बनाते थे। दिल्ली में जो वो राज्यसभा के सदस्य रहे, इलेक्शन लड़ गए थे 1952 में, सब जानते हैं। तो उनको राज्यसभा में भेज दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के समर्थन से गए थे, सब जानते हैं। तो वो उस समय भी पूरिया और आलू का साग और मूली और सरसों का साग, बड़ा जो खास मेहमान होते उनको बना के खिलाते थे। और बागबानी का भी उनको शौक बचपन में लगा था अपने गांव में, वो जीवन पर्यंत कायम रहा। उनका जो बगीचा था बंगले का, दिल्ली के बंगले का, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। बड़े दूर से लोग उसे देखने आते थे, वो खुद उसमें मेहनत करते थे, खुद में पौधे लगाते थे, उनको सींचते थे। तो ये 2 बड़े शौक उनको जीवन भर है। ये तो सब जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा किताबों के बहुत ज़्यादा उनके पास किताबें थी, 50,000 किताबें उन्होंने इकट्ठी की हैं। बहुत सारी बातें उनके बारे में जानी जाती हैं, लेकिन उनकी निजी बातों के बारे में कम चर्चा होती है कि किस तरह के वो इंसान थे। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, कैसा भालो, ये मराठी में लिखी गई आत्मकथा है, जिसका अनुवाद भी हुआ है कि मैं कैसे बना, हाउ ही वॉज क्रिएटेड इन चाइल्डहुड एंड द यंग एज। कितनी तकलीफें उन्होंने भोगी, किस तरह से वो अभावों में जिए। 15 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। एक जो है समझिए कि 9 वर्ष की लड़की थी जिसका नाम रमाबाई था। फिर कई बच्चे हुए जो अभाव में मर भी गए। एक बच्चा जिंदा रहा, सिर्फ यशवंत नाम था, यशवंत अम्बेडकर, वो बड़ा एडिटर और बड़ा जर्नलिस्ट बना। तो इस तरह से उनकी जो ज़िंदगी है उन्होंने स्वयं लिखी है। वो किस तरह तकलीफों में रहे। जब वो कोलंबिया में थे तो उनकी पत्नी किस तरह से अभाव में जीवन काटती थी, कई बार भूख से ही सोना पड़ता था। तो ये बड़ा विशद वर्णन उन्होंने किया है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत उनका ग्लैमर, उनका नाम, उनकी ग्लोरी तो सभी जानते हैं, लेकिन इस ग्लैमर और ग्लोरी के पीछे कितना दुख छुपा है, कितना दर्द छुपा है अम्बेडकर के जीवन में, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो यही हमें जानने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, बताने के लिए अपने विद्यार्थियों को कि इतने अंधकार से भी में भी एक बड़ी मशाल और बड़े प्रकाश का जन्म हो सकता है। वो ऐसा प्रकाश जो सारी दुनिया को प्रज्वलित कर दे, रोशन कर दे, जिसने हिंदुस्तान को रोशन कर दिया। तो इसके बाद समझिए कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो ये छोड़ देते हैं ब्यूरोक्रेसी को, और एक जाकर जो है नौकरी करते हैं। एक जो है कॉमर्स कॉलेज है बॉम्बे का, बॉम्बे के कॉमर्स कॉलेज में वो पढ़ाते हैं, लेकिन 3 वर्ष ही पढ़ाते हैं सिर्फ वहाँ पर, करीब 4 वर्ष समझिए अब आप। तो जैसे मैंने बताया कोलंबिया में तो हाईली क्वालिफाइड होके आए थे वो, ऑलरेडी उनको एक जो है समझिए कि एमफिल के बराबर उनको एक डिग्री मिल चुकी थी। तो वो सेक्रेटरी बने, ये भी आपने सुन लिया। वो प्रोफेसर भी बने इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाते थे उसी विद्यालय। फिर उनको एक स्कॉलरशिप दिया, कोल्हापुर के महाराज थे,
पढ़ने की बड़ी ललक थी। आप देखिए जरा कैसा चमत्कार जीवन है, कितनी ललक है, कितनी गरीबी में भी, कितने अभाव में भी, कितने दुखों में भी, शादी होने के बाद भी समझिए गृहस्थ में फंसकर भी वो जो सितारे की तरह चमके, शिक्षा के शिक्षा के ऐसे नक्षत्र हैं आसमान पर इस तरह चमकते हैं क्षितिज पर कि पीछे ही मुड़ के नहीं देखते, पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो इस तरह से वो जब पढ़ाने के बाद साई हेंडनम उस विद्यालय का नाम है, बॉम्बे का एक स्कूल है, साई डेन हम कॉलेज है वो, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का वो खास तौर से कॉलेज है। इसे क्योंकि मैंने बताया उनके पास इकोनॉमिक्स की डिग्री थी तो वहाँ उन्होंने पढ़ाया। और 1918 से ही समझिए जिस वक्त पढ़ा भी रहे थे उन्होंने मूक नाम का एक मैगजीन शुरू किया दलित उत्थान के लिए, जो भी सामाजिक संघर्ष उन्हें उसकी नींव पड़ गई थी वहीं पर उसी कॉलेज में। उन्हें कुछ साथी मिल गए तो कोल्हापुर के स्टेट के, जैसे मैंने बताया, महाराज शाहू जी ने फिर उनको वजीफा दिया है, जैसे पहले बड़ौदा महाराज ने दिया था ना, सयाजी गायकवाड़ ने, सायाजी गायकवाड़ ने, वैसे ही फिर मिला। और 1920 में वो इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट करने के लिए लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चले गए। वहाँ पर उन्होंने जो रिसर्च की वो बहुत ऐतिहासिक रिसर्च है, बहुत नाम है उस रिसर्च का, अंग्रेज़ों ने भी लोहा माना उस रिसर्च का। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन विषय पर उनका डॉक्टरेट है, जो 1922 में उनको डीएससी की डिग्री दी गई। ये डीलिट के समकक्ष मानी जाती है। 3 उन्होंने थीसिस दी, उसका बहुत विशद वर्णन हम नहीं कर रहे हैं। मैंने बताया ना ये वीडियो में हम सिर्फ आउटलाइन उनकी ज़िंदगी की, उनकी लाइफ की और उनके आइडियाज़ की सिर्फ दे रहे हैं। जो भी उन्होंने जीवन संघर्ष किया उसकी एक रूपरेखा ही हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे पूरा जीवन बताएंगे तो समझिए जैसे मैंने बताया वो तो 20 घंटे का काम है कम से कम। अभी ये वीडियो तो हम बहुत छोटा बनाना चाहते हैं, छोटा बना भी रहे हैं, उसी हिसाब से हमने इसको तैयार भी किया। हमारे बच्चों का थोड़ा इंटरेस्ट इन पर्सनैलिटीज़ को समझने में पैदा हो, जैसे गांधी हैं, भगत सिंह हैं, हमने बनाए इन पर वीडियो, अशफाकुल्ला खान पर बनाया है, ताकि वो सिविल सर्विस परीक्षा में इन विषयों को अच्छी तरह समझ सकें, क्योंकि इसके बहाने पूरा राष्ट्रीय संग्राम समझ में आता है, जंग आज़ादी का। तो बारेट लॉ, और जब पार्ट टाइम में उन्होंने, जब वो लंदन में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने बारेट लॉ में पार्ट टाइम एडमिशन ले लिया एज ए लॉ स्टूडेंट। ग्रेज इन लॉ का नाम याद है? हम सावरकर का जो हमने बनाया था वीडियो तो बताया था, ग्रेज इन लॉ में सावरकर बैरिस्टर हुए थे जाकर। विनायक दामोदर सावरकर की बात कर रहा हूँ। वो उनको भी दिया था इस्तीफा, उनको भी, वो भी वजीफे पे गए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा आर्य समाज के बहुत बड़े लीडर थे, आपको याद होगा वो वीडियो, वो भी एक वजीफे पे गए, क्योंकि वो भी बहुत अमीर परिवार के नहीं थे, बहुत ही साधारण परिवार के थे। विनायक दामोदर सावरकर वो भी हाईली ब्रिलियंट थे, पढ़ने में टॉपर थे ही, डॉक्टर अम्बेडकर की तरह यूनिवर्सिटी के टॉपर ही रहे। तो ये जो है बारेट लॉ भी हो गए। देखिए ए पार्ट टाइम स्टूडेंट वो बारेट लॉ भी कराए, जो ज़िंदगी भर उनके काम आया। उन्होंने वकालत भी की, सब जानते हैं कितने केस लड़े, प्रोफेसर भी रहे। तो जो है उनका जो उनका जातीय अपमान हुआ, जो उन्हें कष्ट मिले, जैसे मैंने बताया भयानक तकलीफें उन्हें मिली ज़िंदगी में, हर कदम पे उनका अपमान हुआ, वैसे उनका उत्थान उन्होंने अपना किया। ये देखिए जीवन चरित्र उनका, गजब जीवन चरित्र है। तो अत्यंत चमत्कारिक तौर पर सदियों से उत्पीड़ित अछूत जाति में ऐसे प्रखर विलक्षण अध्येता का सृजन हो गया, जिसने भारत को अपनी शैक्षिक योग्यता और अनुपम संघर्षहीनता से अनुप्राणित कर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक जगह कहा है, सिविलाइजेशन ऑफ माइंड, कल्टिवेशन ऑफ माइंड, नॉट सिविलाइजेशन, कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इसका अर्थ है कि बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। इंसान की जिंदगी का लक्ष्य क्या उन्होंने तय कर दिया था, बहुत पहले तय कर लिया था, और वो अपने बुद्धि के विकास में लग गए। इतनी डिग्रियां उन्होंने ली कि शायद हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों के पास होंगी, शायद होंगी नहीं। कहा जाता है 32 डिग्री उनके पास थी, 32 डिग्रियां उनके पास थी, और 4 विषयों में वो डॉक्टरेट थे इन 4 सब्जेक्ट। जैसा पीएचडी कहते हैं ना, डीलिट कहते हैं, इकोनॉमिक्स में तो वो डीलिट ही थे, डीएससी की उनको मिली, जिसको नॉर्मल यहाँ पर डीलिट भी कहा जाता है, डीएससी की, क्योंकि इकोनॉमिक्स वहाँ पर साइंस सब्जेक्ट समझा जाता था लंदन के अंदर, अभी भी शायद समझा जाता है। तो इंग्लैंड से वापस लौटकर 1924 में उन्होंने एक जो मूवमेंट खड़ा किया, जैसे मूक नायक, तो उन्होंने, मैंने बताया 1918 में पेपर शुरू कर दिया था, शुरुआत तो वहीं हो गई थी।
और 1920 में चले गए लंदन पढ़ने के लिए। बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम की स्थापना की 1924 में, और दलित आंदोलन को पूरी तरह धारदार देने की कोशिश की उन्होंने, पूरी धार उसको तेजी देने की कोशिश की। बेसिकली इज ए सोशल रिवोल्यूशनरी। उनका ज़्यादा बड़ा जो एस्पेक्ट उनकी लाइफ का है वो सोशल है, पॉलिटिकल भी है, ऐसा नहीं है। उनके जीवन के कई आयाम हैं, एक राजनीतिक आयाम है, एक सामाजिक आयाम है। वो तो हिंदुस्तान के समझिए कॉन्स्टिट्यूशन के एक तरह के रचयिता ही हैं, उनको निर्माता ही कहा जाता है, और सच भी है। इसमें बहुत बड़ा काम किया उन्होंने इंडियन स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अंदर, सब जानते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के मध्य आत्मसम्मान जागृत करने के लिए भी जी तोड़ मेहनत की। मंदिरों में दलितों के प्रवेश की कोशिश की मानव अधिकार के रूप में। ये नहीं कि मंदिर को मानते थे, मंदिर को नहीं मानते, ना देवता को मानते थे। कुओं में उनका प्रवेश, कुओं से पानी नहीं भर पाते थे दलित, तालाबों में नहा नहीं पाते थे, जानवर नहाते थे, दलित नहीं नहा पाते थे। क्या दौर रहा है सदियों तक इस देश के अंदर, कितना ये अद्वैत की बात करने वाले अपने ही लोगों से किस कदर भेदभाव करते थे इस हिंदू जाति के लोग। आप अगर बहुत गहराई में जाएंगे तो बड़ा दुख भी होगा, और आप शर्मिंदा भी होंगे। कैसा था हमारा समाज, और आज भी है, बहुत सारी जगह आज भी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है, आज भी दलितों का संघर्ष जारी है बराबरी के लिए, भेदभावों को समाप्त करने के लिए। तो पानी भरने का एक मानवीय अधिकार पर उन्होंने प्रखर आंदोलन किए। मंदिर प्रवेश पर भी किए, बहुत सारे मंदिरों में उनको इजाज़त नहीं थी। अभी तक आज़ादी के बाद तक स्वामी अग्निवेश ने आंदोलन किया था नाथद्वारा में दलितों के मंदिर प्रवेश के लिए। 1989 याद कीजिए, राजीव गांधी ने खुद मेडल किया था, खुद दखलंदाजी दी थी। के आर नारायण ने कहा था कि मैं खुद जो है उसके अंदर जाकर मैं लीड करूंगा उस मार्च को, कौन देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। तो ये जो है, ये पूरी की पूरी कहानी बड़ी दुखद भी है, बड़ी विशद भी है, बड़ी पीड़ाजनक भी है, बड़ी प्रेरक भी है। सब कुछ है इसके अंदर, अम्बेडकर की ज़िंदगी में सब कुछ है, हर पहलू है। तो माड़ का सत्याग्रह बड़ा मशहूर है उनकी ज़िंदगी में। 25 दिसंबर 1927 याद कीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट डे है उनकी लाइफ का। ये मनुस्मृति का दहन कर देते हैं। बड़ा विरोध होता है, जो समर्थ समाज है, जो ब्राह्मणवादी समाज है, वो बड़ा उनको कंडम करता है, लेकिन वो नहीं मानते, और तमाम खतरे मोल लेकर हमलों के वो मनुस्मृति का ध्यान कर देते हैं। क्योंकि मनुस्मृति में दलितों के लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए और स्त्रियों के लिए अलग दंड है। इनको दंड अधिक मिलेगा, ब्राह्मणों को कम मिलेगा उसी अपराध के लिए, समर्थ जाति के लोगों को कम मिलेगा। तो इस तरह के जो अन्यायपूर्ण जो तौर तरीके उसमें जो है, जो सैंक्शंस दिए गए उसके मनुस्मृति में, उसके विरुद्ध उन्होंने एलानिया तौर पर फरमाया कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म तो लिया है, यह मेरे बस में नहीं था मेरे बस में, क्योंकि मैं कहाँ पैदा होऊंगा मैं कैसे तय कर सकता था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। जो धर्म एक इंसान को श्रेष्ठ कहे कि ये तो पैदा होते ही बड़ा महान हो गया, और एक को कहे कि ये तो पैदा होते ही बहुत नीचे छोटी जात है, वो धर्म नहीं है, गुलाम बनाए रखने की एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। तो इसी तरह वो 1932 में जैसे मैंने बताया कि पूना पैक्ट हुआ, गोल मेज कॉन्फ्रेंस में गए, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मदन मोहन मालवीय भी गए थे, गांधी भी गए थे, अम्बेडकर भी गए थे। लंबा इतिहास, वो तो एक बहुत अपने आप में एक बहुत विस्तारित बात है। तो हर बार मांग करते रहे दलितों को विशेष अधिकार की, नहीं मिले। थोड़ी सी सीटें बढ़ गई उनके प्रयास से लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। 1935 में इंडिया एक्ट आया था जिसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी, सब जानते हैं इस बात को। तो उसमें भी थोड़ा दलितों को की सीटें बढ़ा दी गई, लेकिन उनको अलग इलेक्टोरेट नहीं दिया गया। महात्मा गांधी ने कहा नहीं अलग नहीं मिलेगा, चाहे मैं मर जाऊंगा, जान दे दूंगा। उसको अम्बेडकर ने भाई जान दे दी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो नेशनल लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं। तो 1935 में इस तरह से एक दुखद घटना भी हो गई है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, और 1935 में जो उनकी पत्नी थी, जिनकी बहुत 15 मैंने बताया ना 15 साल की उम्र थी, 15-16 साल की उनकी शादी हो गई थी, एक बेटा पैदा हुआ, वो 27 मई 1935 को मर गई। बड़े अभाव में जी, बड़ी तकलीफ़ों में जी। जिस अम्बेडकर को हम जानते हैं वो उन्हीं की वजह से हैं, उन्हीं की वजह से क्रिएशन है। जैसे मार्क्स, जो कुछ भी है वो जैनी मार्क्स ना होती तो मार्क्स नहीं हो सकते थे। ऐसी महान स्त्रियों ने, समझिए कि उनका नाम भी हम नहीं जानते, उनके जीवन को भी हम नहीं जानते अच्छी तरह, लेकिन उन्होंने जो महान लोग क्रिएट किए, जिनके श्रम से, जिनकी मेहनत से, जिनकी लगन से, जिनके परिश्रम से, जैसे माँ बच्चे को क्रिएट करती है, पत्नी का भी बड़ा रोल होता है। कोई
कोई पति अगर महान बनता है तो ये मत समझिए कि सिर्फ उसका रोल है। तो डॉक्टर अम्बेडकर जीवन में जो रमाबाई का रोल है वो बहुत ही वंडरफुल रोल है, बहुत शानदार। उस पर एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है उनकी ज़िंदगी पर, रमाबाई की ज़िंदगी पर। तो जब वो मरी तो सिर्फ 38 साल की थी, वेरी यंग। क्या होती है 38 साल की उम्र। तो डॉक्टर साहब बहुत दुखी हो गए, वो जानते थे कितनी तकलीफ इस औरत ने मेरे लिए सही है कि मैं जो आज जो भी बना हूँ, अगर लीडर बना हूँ, अगर इतना बड़ा प्रोफेसर बना हूँ, अगर मैं इतना बड़ा वकील बना हूँ, बार एट लॉ बना हूँ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा हूँ, तो घर तो इसी ने चलाया है। वो तो खुद वजीफे पे गए थे, उनके पास क्या रखा था? कुछ भी नहीं रखा था, कुछ नहीं था, कोई पैसा नहीं था। इनके बाद किस तरह घर चलाती थी। तो ये जो है, ये समझिए वो डिप्रेशन में चले गए, बहुत दुखी हुए। उनके मित्रों ने, जो उनकी मंडली थी, अपने दोस्त निकट थे, उन्होंने बड़ी हिम्मत दी कि उठ खड़े हो डॉक्टर साहब, आप तो सिर्फ अपने लिए जन्म नहीं लिया, आपने पूरी कौम के लिए जन्म लिया है, तमाम गरीबों के लिए, तमाम वंचितों के लिए, तमाम मेहनत कशों के लिए, तमाम उत्पीड़ितों के लिए आप पैदा हुई हो। आप अपने लिए आपने जन्म नहीं लिया है। आपको तो सिर्फ कष्ट ही मिले, आपको पत्नी को भी कष्ट मिले, आपके बच्चों को भी कष्ट मिले। कई बच्चे अभाव में मरे हैं आपके, जैसे मार्क्स के बच्चे मरे थे। आप देखिए, मुझे अम्बेडकर की ज़िंदगी बताते हुए मार्क्स की ज़िंदगी याद आ रही है अचानक। मार्क्स के भी कई बच्चे अभाव में, भूख में मरे, बिना दवाइयों के। क्योंकि मार्क्स भी बहुत बहुत ही महान व्यक्ति है, वो भी युग प्रवर्तक है, कार्ल मार्क्स। अम्बेडकर की ज़िंदगी भी ऐसी है, समझिए, वो ही लगभग आयु जिए दोनों 65 वर्ष की। बहुत समानताएं दोनों की ज़िंदगी में, अगर आप बहुत गहराई से देखेंगे तो आप तो लगा बड़ा जीवन में बड़ा साम्य है। जेनी मार्क्स तो राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, जिसकी शादी हुई थी। उसने मार्क्स के लिए अपना जीवन फना कर दिया। लेकिन जेनी के बारे में कौन जानता है? ऐसी रमाबाई के बारे में कौन जानता है? बहुत कम लोग जानते हैं। किंतु यशवंत अम्बेडकर ही अकेले बचे। मैंने बताया उनका जन्म 1912 में हुआ था, और ये समझिए कि 11 मई 15 मई 1948 को डॉक्टर अम्बेडकर 54 वर्ष की आयु में उन्होंने दूसरी शादी की। बहुत सारे कारण हैं इस शादी के, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी हिस्ट्री है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं अभी। डॉक्टर शारदा कबीर नाम की एक महिला थी, जो उनको मिली डॉक्टर राव के हॉस्पिटल में, क्योंकि उनका इलाज चलता रहता था, दिन रात बहुत मेहनत करते थे, बीमार भी हो गए, डायबिटिक हो गए थे, कई सारी बीमारियां डॉक्टर अम्बेडकर को इतने अथक परिश्रम की वजह से लग गई थी। अभाव में जिए, लेकिन बड़ा काम करने के लिए जन्म लिया था उन्होंने, दुनिया के लिए बहुत बड़ा काम करने के लिए जन्म लिया था। तो शारदा कबीर जो थी MBBS डॉक्टर थी, ग्रैंट मेडिकल कॉलेज था वहाँ से। वो गुजरात में फर्स्ट क्लास मेडिकल ऑफिसर भी थी, लेकिन वो छोड़कर नौकरी आई, डॉक्टर राव के अस्पताल में काम करने लगी। यहीं इनकी मुलाकात डॉक्टर अम्बेडकर से हुई, अंत तो गत्वा दोनों की शादी हो गई। दोनों ने शादी कर ली, और वो जीवन भर, समझिए 1948 में जैसे मैंने बताया उनकी शादी हुई, और वो जब तक डॉक्टर साहब मरे उनकी सेवा की उन्होंने नौकरी वोकरी नहीं की, डॉक्टर साहब के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, बाबा साहब के लिए ही। और शारदा कबीर भी बहुत बड़ा कैरेक्टर है। दो कैरेक्टर उनकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त हैं। एक तो उनके पिता का कैरेक्टर है ही बहुत बड़ा, समझिए कि जिन्होंने उनको इतना पढ़ाई लिखाई कराई। बहुत ही एल्फिस्टन कॉलेज में तो कोई उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता था, वो पिता ने ही दिया। थोड़ी सी पेंशन रही होगी, क्या पेंशन मिलती होगी सूबेदार में मेजर को, और वो उसमें भी कई बच्चे थे, 4 बच्चे तो थे उनके। 4 बच्चों को पालना उस पेंशन में कोई आसान काम नहीं था। तो एक तो उनका रोल बहुत बड़ा है, माँ तो बचपन में ही मर गई। एक रमाबाई का रोल बहुत बड़ा है, और एक ये शारदा कबीर का बहुत बड़ा रोल है, जो उनकी पत्नी है, जो अंतर्जातीय विवाह, वो ब्राह्मण परिवार से थी, और चित्पावन ब्राह्मण थी, सारस्वत चित्पावन ब्राह्मण थी, बहुत वेरी हाई क्लास ब्राह्मण क्लास। जानते हैं मराठी लोग, महाराष्ट्र में चित्पावन कितने उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। लेकिन उनका परिवार खुद बहुत प्रगतिशील था, बड़ा लेफ्टिस्ट टाइप का परिवार था, और कई अंतर्जातीय विवाह हो चुके थे उनके परिवार में। तो ज़्यादा परिवार ने भी उनको जो है वो नहीं किया। जब डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु हो गई, सोते सोते नींद में वो चले गए थे, तो शारदा कबीर को कई ऑफर दिए जवाहरलाल नेहरू ने, उनको राष्ट्रसभा भेजने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं ज्वाइन की। डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, भले कांग्रेस ने उनको संविधान सभा में भेजा, लेकिन वो प्रखर विरोध करते रहे कांग्रेस की कार्यनीतियों का। गांधी का जैसा विरोध किया उन्होंने, जवाहरलाल का भी जमकर विरोध किया। हिंदू कोड बिल पर खूब ठनी आपस में, सरदार पटेल से भी खूब ठनी उनकी, सब जानते हैं इस बात को। बहुत बहुत विशद इतिहास है, हम इसमें नहीं जा रहे बहुत ज़्यादा डिटेल में।
तो उस तरह सविता अम्बेडकर ने भी अपनी ज़िंदगी पूरी दलित आंदोलन के लिए समर्पित कर दी। यशवंत अम्बेडकर ने भी पूरी ज़िंदगी समर्पित की। वो एडिटर बने, बहुत बड़े अखबार भी चलाया उन्होंने। जनता नाम का एक अखबार था जिसके एडिटर थे यशवंत अम्बेडकर, उनके पुत्र, एक ही पुत्र थे उनके। तो 2003 में समझिए कि उनकी मृत्यु हुई। शारदा कबीर की 94 ईयर्स जी हो, तमाम जिंदगी महाराष्ट्र में दलित आंदोलन में रही हो, सभी जानते हैं उनके बारे में। देश भर में कम लोग जानते हैं लेकिन महाराष्ट्र में सब जानते हैं उनके बारे में, डॉक्टर शारदा कबीर के बारे में। तो पति और पत्नी के जो मध्य रिश्ते हैं वो किस तरह के होने चाहिए, ये आप देखिए। ये अम्बेडकर की ज़िंदगी बताती है। बराबरी के, मित्रता के रिश्ते। बाबा साहब ने एक जगह कहा है, पति और पत्नी के मध्य रिश्ता अत्यंत निकट मित्रों जैसा होना चाहिए। दंपत्यो समता नास्ति विफलम जीवन तपो, हमारे यहाँ भी कहा है शास्त्रों में। जहाँ पति और पत्नी में समानता नहीं होती जिस परिवार में, वो परिवार नष्ट हो जाता है, वो जीवन नष्ट हो जाता है। जीवन विफलम जीवन तपो। तो जीवन तप डॉक्टर अम्बेडकर 1956 में नागपुर में अपने लाखों समर्थकों के साथ, 14 अक्टूबर याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1956 हमारे विद्यार्थी याद करें, कई डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया ना, वो जो जब मनुस्मृति जलाई गई थी, वो भी डेट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जब भी डॉक्टर अम्बेडकर पर सवाल आएगा तो इस तरह के सवाल पूछ ले जाते हैं सिविल सर्विस की परीक्षा में। तो 14 अक्टूबर 1946 में लाखों समर्थकों के साथ उन्होंने एक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और एक नवयान आंदोलन की शुरुआत की। आपको याद है, हीनयान, महायान पुराने आंदोलन है, बौद्ध आंदोलन। हीनयान तो मूल आंदोलन है बौद्ध आंदोलन में, बौद्ध धर्म में। फिर महायान का सृजन होता है जिसमें महात्मा बुद्ध जो भगवान बुद्ध बन जाते हैं, मूर्तियां बनने लगती हैं, वो कहते हैं नवयान आंदोलन, जो हीनयान और महायान का आधुनिकतम रूप है। तो ये आधुनिकतम संस्करण है और वो भगवान नहीं है उसमें, भगवान बुद्ध बिल्कुल भगवान नहीं है। वो एक महान दार्शनिक है, प्रबल समाज सुधारक है, प्रबल क्रांतिकारी है, जो प्रवर्तक क्रांतिकारी हैं भगवान बुद्ध। ये नहीं कि उनकी मूर्ति लगाओ बस पूजा करो भजन करो जैसा बहुत सारे लोग बौद्ध करते हैं, ऐसा नहीं चाहते थे। अम्बेडकर अपनी मूर्तियां भी लगवाना नहीं चाहते थे, इतने सारी लग गई हैं उनकी। उन्होंने कहा मेरी मूर्तियां मत लगाओ ना, मेरी जय जयकार करो, मेरे बताए रास्ते पर चलो, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्षशील बनो। यह पैगाम डॉक्टर अम्बेडकर का। यानी कि मूर्ति लगा लो और शॉर्टकट बात हो गया, काम हो गया अम्बेडकरवाद, फिर जातिवाद की बात करो, जातीय राजनीति करो। तो ये सब नहीं है अम्बेडकर वो हैं जिनको हमको जानना चाहिए। कौन है अम्बेडकर, क्या है अम्बेडकर? केवल इस लोक में विद्यमान सांसारिक कष्टों से मुक्ति की क्रांतिकारी साधना करता है। वो परलोक की परवाह नहीं करता नवयान। कोई परलोक नहीं है, कोई भगवान नहीं है उसके लिए। इस संसार के कष्टों का निवारण करना नवयान का, डॉक्टर अम्बेडकर के धर्म का, डॉक्टर अम्बेडकर का धर्म है। द बुद्धा एनी धम्मा, वो किताब लिखते हैं इस पर। जैसे एनिहिलेशन कास्ट की मैंने बात की ना, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है उनकी जिंदगी में। जातिवाद का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, ऐसी ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धर्म। तो ये 2, 3, 4 किताबें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त लिखी हैं। शुरू में उन्होंने आर्य समाज से बड़ी उम्मीदें लगाई थी डॉक्टर अम्बेडकर ने। उन्होंने सिखों से ही बड़ी उम्मीदें लगाई थी कि ये जो है हिंदू धर्म के अंदर शायद कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे, लेकिन वो भी जातिवाद में फंस के रह गए। तो ना वो सिख बने, ना वो आर्य समाजी बने, अंततः गत्वा रहे आर्य समाज मूवमेंट में। ये भी एक अलग इतिहास है। लेकिन स्वामी दयानंद से तो बहुत प्रभावित थे, लेकिन जो उस दौर के आर्य समाजी थे उन्हें लगता था ये दयानंद के पथ से ये भी भटक गए हैं, ये सिख भी भटक गए हैं गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के पथ से। तो उनको लगा कि बुद्ध धर्म जो है वो शायद यहाँ के दलितों को, यहाँ के वंचितों को, यहाँ के पीड़ितों को, यहाँ के मेहनत कशों को, यहाँ के शोषितों को कोई राह दिखा सकेगा। तो इस तरह से वो बौद्ध बन जाते हैं और बहुत विचार मंथन करते हैं इस सवाल पर। डॉक्टर अम्बेडकर की फिलॉसफी, एक और किताब उन्होंने बहुत बढ़िया लिखी, फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म। बहुत सारी बढ़िया किताबें लिखी उन्होंने, आप पढ़िएगा उन किताबों को कभी मिले अवसर तो। विहंगम पुस्तक लिखी है जो जातिवादी व्यवस्था को ब्राह्मणवाद के सृजन और घिनौनी विकृति करार दिया है। उन्होंने कहा हिंदू धर्म मूलतः ऐसा नहीं था। यार जिसे आर्यन धर्म भी कहते हैं, हिंदू तो तुर्कों ने नाम दिया इसको, ये कोई मूल नाम नहीं है इसका। ये जो आर्यन फिलॉसफी है,
ये ये खराब नहीं थी, इसको ब्राह्मणों ने, पंडों ने इसको बर्बाद किया। इसलिए ब्राह्मणों से उसका उनका झगड़ा कभी नहीं रहा। ब्राह्मण तो मैंने बताया उनके ज़िंदगी के उनके दोस्त रहे, शंकरानंद शास्त्री रहे, सविता अम्बेडकर रही, बहुत निकट मित्र उनके ब्राह्मण हैं, जिनसे बेहद उनका लगाव है, बड़ी बहुत मदद करते हैं। इवन सावरकर ने भी उनको काफ़ी जो है हेल्प करने की कोशिश की थी कई मूवमेंट्स में, वो एक अलग इतिहास है। तो धर्म, उसने कहा था जो धर्म, मैंने बताया ना, जो वो कहते थे जो एक को नीच कहे जो धर्म, जन्म से कोई ऊंच नहीं और जन्म से कोई महान नहीं, कर्मों से बढ़कर कोई इंसान की पहचान नहीं, ये बात वो असल में कहते थे। तो अंबेडकर ने कहा कि रोटी पानी हासिल का सवाल ईश्वर की आराधना से कहीं महत्वपूर्ण है हमारे लिए। उनके लिए आर्थिक प्रश्नों का मतलब है, जब तक आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होंगे गरीब लोग, तब तक कोई राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ये सब फॉल्स है। खाली वोट के अधिकार मिलने से कुछ नहीं होगा, रोजी रोटी का अधिकार भी मिलना चाहिए इंसान को। हम मानवीय समानता के पक्षधर हैं, चतुर्वर्णीय राजनीति को समूल नष्ट कर देना चाहते हैं। जैसे मैं पहले बताया, वी मस्ट ब्रेक द चेन्स वंस एंड फॉर एवर। ये नहीं कि एक बार तोड़ दी, सदा के लिए नष्ट कर दो इन गुलामी की जंजीरों को, काट फेंको, ब्रेक योर चेन्स। इसके बावजूद वो राष्ट्र की मूल सांस्कृतिक धारा से कदाचित भी पृथक नहीं हुए। हिंदू धर्म की संकीर्णताओं का, हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था का इतना प्रबल विरोध करते हुए भी, बौद्ध धर्म ग्रहण करते हुए भी उन्होंने कहा कि मैं सांस्कृतिक धारा से विलग नहीं हो रहा हूँ, और जीवन के अंतिम काल में डॉक्टर मैं हिंदू धर्म का परित्याग कर रहा हूँ, दैट इज माई लास्ट फेज ऑफ माई लाइफ। समझ गए थे मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगा, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया कि मैं तथागत को उनकी धारा पर स्थापित कर रहा हूँ। तथागत बुद्ध का भी नाम है, आप जानते हैं ना, द वे, अवर वे इज द वे ऑफ बुद्धा, उन्होंने कहा। उन्होंने उद्घोष किया हमारा वही रास्ता जो भगवान बुद्ध का रास्ता था। घनघोर अपमान बर्दाश्त करते हुए वो भारतीय धर्म संस्कृति के अंतर्गत बने रहे। मुसलमानों ने भी उनको बहुत बहुत ऑफर दिए थे, आइए, तो उन्होंने कहा कि तुम तो अपनी औरतों को गुलाम बनाए हो, हमको क्या मुक्ति दोगे। बड़ा करारा जवाब दिया उन्होंने सबको, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे समाजी हो। वो प्रखर आलोचक थे, उन्होंने अपनी भी आलोचना की है, दलितों की सबसे ज़्यादा आलोचना की। उठ खड़े हो, चाहे को अंधकार में भटक रहे हो, शिक्षित होकर भी जो अपनी कौम के लिए काम नहीं करता, वो दलितों के अंदर पैदा होकर भी दलितों के लिए कलंक है, जो सिर्फ जातिवादी संकीर्ण राजनीति करके अपनी सत्ता और पैसे के लिए मर रहा है आज। तो अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा कि हिंदू समाज चाहे जो कुछ भी अपना ले, वह अपनी सामाजिक संरचना को कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं इसका परित्याग करेगा। अतः शूद्रों महिलाओं के उत्थान के लिए कठोरतम कानून बनाना पड़ेगा। स्त्रियों के लिए बड़ा काम किया, जो भी उत्पीड़ित है, जो भी सताया हुआ समाज से, वो उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। हिंदू कोड बिल याद कीजिए, हिंदू कोड बिल किसकी देन है? कांग्रेस पार्टी से उनकी टसल हुई और उन्होंने रिजाइन किया कैबिनेट मिनिस्टर से। एज कैबिनेट मिनिस्टर से उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया, क्योंकि कांग्रेस ही नहीं चाहते थे बहुत सारे दक्षिणपंथी की हिंदू कोड बिल आए, स्त्रियों का अधिकार मिले, संपत्ति का अधिकार मिले, लेकिन वो लड़ रहे थे संपत्ति के अधिकार के लिए। मैंने बताया ना, उनके लिए रोजी रोटी और पानी का सवाल कोई राजनीतिक स्वतंत्रता से कमतर सवाल नहीं था। लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी के पुजारी जरूर थे, लेकिन ही ऑलवेज डिमांडेड फाइट फॉर द इकोनॉमिक इक्वलिटी एज वेल एज फॉर द सोशल इक्वलिटी। वो सामाजिक समानता और आर्थिक समानता को पर्यायवाची मानते थे। जिस समाज में आर्थिक समानता नहीं है, वहाँ सामाजिक समानता हो ही नहीं सकती, फिर राजनीतिक स्वतंत्रता का तो कोई मतलब ही नहीं है फिर उस समाज में। जैसा उन्होंने सांप्रदायिकता का विरोध किया, बहुत कम लीडर्स ने किया है। उनके किताब है थॉट ऑन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का जो प्रस्ताव आता है बनाने का 1940 में पहली बार, उसके विरुद्ध एक किताब लिखते हैं, थॉट ऑन पाकिस्तान। अद्भुत किताब है, हमारे विद्यार्थियों को जरूर पढ़नी चाहिए। सांप्रदायिकता पर प्रबल प्रहार है। सांप्रदायिकता, चाहे हिंदू सांप्रदायिकता हो, चाहे मुस्लिम सांप्रदायिकता हो, किसी को नहीं बख्शा उन्होंने। मैंने बताया ना, ऐसे प्रखर देशभक्त बहुत कम हुए देश में। ये तो पहलू उजागर ही नहीं हुआ उनकी जिंदगी का। सिर्फ दलित आंदोलन, दलित लीडर। He was a great nationalist leader. He was a great patriot as well as he was a great Dalit leader. No doubt in it. वो महान दलित लीडर हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं है। लेकिन साथ में वो कितने प्रखर देशभक्त भी हैं, कितने बड़े विचारक हैं, कितने बड़े अध्येता हैं, कितने बड़े संघर्षशील व्यक्ति हैं, अथक परिश्रम करते हैं गरीबों के लिए, मेहनत कशों के लिए। तो कांग्रेस की विचारधारा से तो मैंने बताया उनका सदा झगड़ा रहा। हिंदू कोड बिल पे भी झगड़ा हुआ,
उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जो कार्य अछूतों को करना चाहिए था नहीं किया। महात्मा गांधी ने भी प्राइमरी इसको क्वेश्चन नहीं समझा, भले वो कितने अछूतोद्धार की बात करते रहे। बहुत सारे प्राइमरी क्वेश्चन उन्होंने रचनात्मक कार्य बनाए, लेकिन इसको मूल नहीं बनाया, मेन नहीं बनाया। जबकि ये तो करोड़ों लोगों की जिंदगी का प्रश्न है, जिनको जानवरों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा गुलामी में, जिनको इंसान नहीं समझा जाता, उनके लिए आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। तो अम्बेडकर का ये मानना था कि कांग्रेस ने सांप्रदायिक तुष्टीकरण किया है, ये बना इसलिए पाकिस्तानी। इट वॉज द व्यू ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। अगर महात्मा गांधी, उनका शुरू से कहना था, पूरी कांग्रेस को उन्होंने खिलाफत आंदोलन में झोंक दिया। इसलिए झोंक दिया और वहीं से जड़ें पड़ी पाकिस्तान के निर्माण की, ऐसा उनका कहना है, ये उनकी सोच थी। इसी तरह ही कोई तुष्टीकरण नहीं चाहिए, ना हिंदुओं की ना मुसलमानों की। प्रखर देशभक्त कोई तुष्टीकरण नहीं करता, वो न्याय की बात करता है। ये ऑलवेज कॉल फॉर द जस्टिस। न्याय में कोई तुष्टीकरण नहीं होता। जो जिसका हक मिलना चाहिए, गरीब को उसका हक मिलना चाहिए, मुसलमान को उसका हक मिलना चाहिए, हिंदू को उसका हक मिलना चाहिए। ये जो राजनीतिक तुष्टीकरण है, इसने ही देश का विभाजन किया और ये हालत कराई है। अंततः गत्वा उनकी भविष्यवाणी ठीक निकली जो थॉट हम पाकिस्तान में दी थी। पढ़ लीजिए कि अगर तुष्टीकरण जारी रहा तो पाकिस्तान का निर्माण हो जाएगा। हो गया, 30 लाख लोग मरे, 3 करोड़ बेघर हुए, असीम कष्ट सहे लोगों ने, बर्बाद हो गए लोग। तो 1945 में एक किताब लिखी गई है ये, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। 1940 से लिखनी शुरू की थी, कई वर्ष के अध्ययन के बाद लिखी। वो आसानी से किताब नहीं लिखते थे, बहुत भयंकर अध्ययन करते थे, ज़बरदस्त, दिन रात, सारी रात पढ़ते थे, सुबह 4 बजे सोते थे। व्यक्तिगत जीवन में जैसे बहुत सी बातें उन लोग नहीं जानते उनके बारे में, वो फिर एक्सरसाइज करते थे, फिर अपनी फाइल तैयार करते थे कोर्ट के, फिर कोर्ट जाते थे, और फिर जब निकल जाते थे कोर्ट के बाद, किसी किताबों की दुकान पर कहीं पुरानी किताबें मिल रही हों, और थैला भर के किताबें लाते थे। धीमे धीमे उनके पास 50,000 किताबों का संग्रह बना। लोग कहते हैं कि शायद इतना बड़ा संग्रह आशुतोष मुखर्जी के पास तो था। सर आशुतोष मुखर्जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता थे, उनकी पर्सनल लाइब्रेरी बहुत थी। बात वाइस चांसलर ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी रहे वाइस चांसलर। ये लोग तो बड़े वाइस चांसलर थे, बड़े अमीर लोग थे, बड़े लोग थे, ब्राह्मण थे। ये तो गरीब का बच्चा, आप देखिए, बेहद गरीब का बच्चा, जिसके बाद पढ़ने के लिए फीस नहीं है, देने के लिए फीस, जो वजीफे पे पढ़ रहा है, जिसकी पत्नी जो है वो जाने क्या क्या करके बच्चे पाल रही है, गोबर पाथ रही है, कंडे बेच रही है। इतने अभावों में, तकलीफों में, अगर आप बहुत गहराई में जाएंगे रमा जीवन की, तो आप रोए बिना रह नहीं पाएंगे। तो ये पुस्तक सामायिक होते हुए बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण थॉट ऑन पाकिस्तान। इट्स ए यूनिवर्सल। समझिए, अगर मुस्लिम सांप्रदायिकता से लड़ना है, हिंदू सांप्रदायिक से लड़ना है, तो अम्बेडकर के पथ पर चलना पड़ेगा आपको। तो मुस्लिम के एक बड़े मौलाना ने एक बार उनको दिया न्योता, जैसे मैंने बताया। उन्होंने कहा, तुम तो अपनी औरतों को नहीं मुक्त कर पाए, उनको गुलाम बनाए हुए हो, हमको क्या आज़ाद करोगे तुम। तो भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो वो एक बड़े अध्येता हैं, सामाजिक क्रांतिकारी हैं, प्रबल भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, जातीय संरचना में महिलाओं की स्थिति को समझने की पुरजोर कोशिशें भी कर रहे हैं, संपूर्ण मंथन में महिला सशक्तिकरण की बार बार बात कर रहे हैं। मैं किसी समाज की उन्नति को महिलाओं की उन्नति से मापता हूँ। आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वीमेन हैव अचीव्ड। कितना बड़े शब्द हैं। कोई समाज जब तक आगे नहीं बढ़ सकता, महिलाएं आगे ना बढ़ें। तो अम्बेडकर यह बात समझते थे कि स्त्रियों की स्थिति सिर्फ उपदेशों से ठीक नहीं होगी। बड़ी बड़ी बातें कर दी, उनको सशक्त कानूनी अधिकार देने पड़ेंगे। देने की कोशिश की उन्होंने। हिंदू कोड बिल अस्तित्व में आया अंततोगत्वा। तो अम्बेडकर ने संसद पटल पर हिंदू कोड बिल लेके आए। ये सबको मालूम है, ये उन्हीं के देने, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में उनका बहुत बड़ा रोल है ना, मेजर रोल है कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, आप जानते हैं कितने अधिकार मिले हैं आपको, है? तो ये भी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएशन है, हिंदू कोड बिल भी उन्हीं का क्रिएशन है। तो स्त्री सरोकारों के प्रति उनका जो समर्पण किसी जुनून से कम नहीं था। जो जुनून दलितों के लिए था ना, दलितोद्धार के लिए, वही जुनून स्त्रियों के लिए भी है। तो वो कहते हैं कि नारी राष्ट्र की निर्मात्री है और हर नागरिक उस गोद में पलता है, बढ़ता है, खेलता है। नारी को जागृत किए भी बिना राष्ट्र का विकास हो नहीं सकता। यह दयानंद ने भी कही बात है। स्वामी दयानंद को याद कीजिए, अचानक दयानंद याद आते हैं, जिन्होंने विधवा विवाह की बात की, जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए आर्य समाज आंदोलन ने बहुत काम किया, बहुत काम किया। वैसे ही काम डॉक्टर अम्बेडकर ने भी किया है। एक तरह से सच्चे अनुयायी दयानंद के अगर कोई दिखते हैं, भगत सिंह के बाद, चंद्रशेखर आज़ाद के बाद,
राम प्रसाद बिस्मिल के बाद, अशफाक उल्लाह के बाद तो डॉक्टर अम्बेडकर ही हैं। भले ही वो आसमाजी नहीं है, लेकिन वो उसी पथ पर चलते हैं जिस पथ पर भगत सिंह क्रांतिकारी बनते हैं चलते हैं। भगत सिंह भी, जब आपको याद होगा, हमने भगत सिंह का जब वीडियो बनाया था, आपको एक बात बताई थी कि अंतिम दिन वो किसके पैर छूते हैं? सफाई कर्मी के, बोधा नाम है उसका, उसकी रोटी खाते हैं उससे मंगवा कर। एक जमींदार का बेटा, एक जाट जमींदार का बेटा भगत सिंह एक दलित के पांव छूता है। यह है देखिए ग्रेटनेस, दैट इज द रिवोल्यूशनरी स्पिरिट ऑफ अ ग्रेट सोशलिस्ट। यह भगत सिंह, यही अम्बेडकर है। आप देखिए बहुत बड़ी समानताएं दोनों के बीच, सामाजिक समानताएं, विचारों की समानताएं। भले अलग अलग झंडे उठाए, कोई नीला झंडा उठाए, कोई लाल झंडा उठाए, वो अलग प्रश्न है। भगत सिंह तो लाल झंडा उठाए थे, सोशलिस्ट हो गए थे, आपको बताया। ये नीला झंडा उठाए थे, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं है। बहुत गहराई में जाएंगे तो गांधी के अंदर और अम्बेडकर में भी बहुत फर्क नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ रणनीति का, टैक्टिकल। भगत सिंह तो आर्म रिवोल्यूशन की बात करते हैं, ये बिल्कुल अहिंसक ढंग से बदलना चाहते हैं, भगवान बुद्ध के चेले बन गए। तो समाज का प्रत्येक वर्ग को जब तक शिक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा, कुछ नहीं हो सकता। अभी तो अनपढ़ है हमारा आधा देश, तो अनपढ़ है, आप जानते हैं। 75 साल बाद भी हम पढ़ा नहीं पाए, कितना बड़ा चाइल्ड लेबर हमारे पास है। कौन सा भारत बनाया हमने? तो जैसे नारी को हम पूरी तरह आज़ादी नहीं दे पाए आज भी, इस तरह ना दलितों को हम दे पाए हैं 75 साल बाद भी। कितनी हम संविधान की बात करें, उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ माइंड इज द रियल फ्रीडम। सुनिए डॉक्टर अम्बेडकर के साथ, ए पर्सन हुज माइंड इज नॉट फ्री, दो ही मे नॉट बी चेंज, he may not be in chains, but he is slave, not a free man. फ्रीडम ऑफ माइंड की बात करते हैं, इट इज द रियल फ्रीडम। तो बहुत बड़े विद्वान हैं, ये तो सब जानते हैं, इसमें बार बार कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे विद्यार्थियों को समझना चाहिए कि वो संघर्षशील व्यक्ति के सपने को कौन पूरा करेगा, कौन पूरा करेगा। अभी वो भारत नहीं बना है जिसकी अम्बेडकर ने कल्पना की थी। वो शिक्षित भारत कहाँ है, वो संगठित भारत कहाँ है, वो एकजुट भारत कहाँ है? कितना बड़ा टेररिस्ट थ्रेट लगातार बनी रहती है भारत के सर पर। लगातार हमारे बच्चे भटक रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, गुंडागर्दी कितनी है, क्राइम कितना है, कि क्यों ना हो। इतनी हवस है इंसान के अंदर, पैसे की इतनी हवस है। तो मानवीय गौरव, गरिमा और सम्मान की बात करते करते तो डॉक्टर अम्बेडकर, डू नॉट बिलीव इन फेट बट बिलीव इन योर विल पावर। इच्छा शक्ति की बात करो, तकदीर की बात छोड़ो। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, आपने गीत सुना होगा, बड़ा सुंदर गीत लिखा साहिल लुधियान ने, याद कीजिए उस गीत को। यही कहते हैं, डू नॉट बिलीव इन फेट बट बिलीव इन योर विल पावर। अपने पे भरोसा है तो फिर दाव लगा। ये दाव है, जिंदगी का दाव लगा दिया अम्बेडकर ने लोगों के उत्थान के लिए। तो इसलिए अम्बेडकर के सपनों का भारत हमें बनाना चाहिए। अभी वो नहीं बना है। समाज को समतावादी बनाने के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध हो जाएं। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, दलितों तुम्हें अपनी दास्तां स्वयं समाप्त करनी होगी। जैसे मार्क्स ने कहा था ना कि प्रोलेटेरिएट्स, दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम अपनी बेड़ियों को खुद तोड़ोगे, कोई नहीं आएगा मसीहा आपके लिए। भले अम्बेडकर को दलितों का मसीहा कहा जाने लगा, उन्होंने कहा तुम खुद अपने मसीहा हो, तुम अपने लिबरेटर खुद हो। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, मेरे बताए रास्ते पर चलो। जैसे मार्क्स ने भी रास्ता दिखाया दुनिया के मजदूरों को, तो अम्बेडकर भी दलितों को रास्ता दिखाते हैं, नारियों को रास्ता दिखाते हैं, भारत को रास्ता दिखाते हैं। किसी ईश्वर शक्ति या तो किसी महामानव पर निर्भर मत रहना। ये अम्बेडकर के शब्द सुना रहा हूँ मैं आपको। आगामी दौर में दलित आंदोलन को ऐतिहासिक ऊंचाइयों को छूना है। डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों के भारत का निर्माण करना है। जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी के फर्क को पूर्णतः समाप्त करना है। सांप्रदायिकता और धार्मिक मजहबी संकीर्णता से मुक्त शक्तिशाली भारत का निर्माण तभी संभव हो सकेगा जिसकी कल्पना डॉक्टर अम्बेडकर करते हैं। तब कब बनेगा शक्तिशाली भारत? जबकि ये घोर अंधविश्वास समाप्त हो जाएंगे, जातिवादी व्यवस्था की चंगुल से हिंदुस्तान छूट जाएगा। हम सब भारतवासियों, बात हो इंसान की, बात हिंदुस्तान की। हम सब इंसान बन जाएंगे जब हम सब भारतवासी बन जाएंगे। कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र, कोई बनिया, कोई ठाकुर, कोई हिंदू, कोई मुसलमान पहले नहीं होगा। सबसे पहले हम भारतवासी होंगे, इसके बाद होगा जो होगा। तो इतना बड़ा पैगाम अम्बेडकर देके चले गए, लेकिन हमारे आज तक समझ में नहीं आया ये पैगाम। हम आज भी पूरी की पूरी जातिवादी राजनीति को पूरा पॉलिटिक्स का खेल बनाए हुए, पूरे धार्मिक पागलपन के अंदर हम हिंदू मुसलमान के झगड़े में उलझे हुए हैं, और जाने कब तक उलझे रहेंगे।
एक बार जुगल किशोर बिरला आए, कहने लगे आपने गीता की आलोचना कर दी। मिलने के लिए आए जब वो सांसद थे, राज्यसभा के मेंबर थे, आपको गीता की आलोचना नहीं करनी चाहिए थी, मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम मुझे 10 लाख रुपए दे, तुम मुझको खरीदोगे, तुम होंगे उद्योगपति, कहेंगे अम्बेडकर बिकने वाला नहीं है, अम्बेडकर जो कह रहा है वो कह दिया, वो ठीक सोच समझ के कह रहा है, हमें ज़रूरत नहीं है किसी गीता रामायण की, नहीं ज़रूरत है हमें, हमको इंसानियत की बात कीजिए हमारे सामने। तभी वो रिडल्स ऑफ द रामकृष्णा लिखी उन्होंने, जैसे उन्होंने लिखी ना वो फिलासफी, हिंदू फिलासफी पर किताब लिखी, मैंने उसकी चर्चा की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि बाबा साहब का जो आर्थिक चिंतन है, जो सामाजिक चिंतन है, जो राजनीतिक चिंतन है, उसको समझना कीजिए, वो विलक्षण है, बहुत बड़ा। ये वीडियो थोड़ा जैसे मैंने बताया, हमने संक्षेप में बनाया है, पूरी बातें इसमें नहीं आई हैं। हमारे विद्यार्थियों से हम आग्रह करते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर को आप पूरी तरह पढ़ें, आप सीखें, आपको सिविल सर्वेंट बनना है, एक नया भारत बनाना है, अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना, भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना, क्रांतिकारियों के ये सब क्रांतिकारी हैं, ये कोई राजनेता नहीं है कि ये कोई लीडर नहीं है कि साहब जो है इलेक्शन के लिए सिर्फ सीटों के लिए लड़ रहे हैं, खाली प्रधानमंत्री पद पाने के लिए सारी साजिशें कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं था इनको पदों से। ये महान लोग हैं, ये एमिनेंट लोग नहीं है, दे आर ग्रेट पीपुल। खुद कहा कि एमिनेंट होना बड़ा आसान है, प्रतिष्ठित होना बड़ा आसान है, लेकिन महान बनना बड़ा मुश्किल है। महान व्यक्ति मानवता के लिए जीता है। पॉलिटिशियन में और स्टेट्समैन में यही फर्क है। ये अब्राहम लिंकन ने भी कहा था, स्टेटमैन लिव फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, पॉलिटिशियन लिव फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। So Ambedkar was not a politician, he was a statesman. Like Gandhi. Gandhi was a statesman. Bhagat Singh was a statesman. All revolutionaries are statesmen. They are not politicians. उनको politician मत समझिए। अम्बेडकर को भी हम politician समझने की गलती ना करें, खता ना करें। इसके साथ ही हम अब ये पूरा अपना जो बातचीत है उसको समाप्त करते हैं। बातें बहुत हैं, अभी भी बाकी हैं। फिर कभी अपने नौजवान दोस्तों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए जो सिविल सेवा परीक्षा में बैठ रहे हैं, इसी बात के साथ प्रभात राय का आपको अभिवादन। जिंदाबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।